लोग महंगाई से तंग हैं। ये महंगे हुक्मरान हैं और महंगे हुक्मरानों ने महंगाई कर दी है। इस दफ़ा जो पहाड़ियाँ बनाई कि उसके ऊपर लिखा हुआ था आखिरी आरामगाह, और ये लिखा हुआ था कि कब्र जो में सुकून है। दज्जाल से पहले एक ऐसा जालिम वज़ीर आज़म भी आएगा कि जो हमारे हकूक़ जो है कि वो छीन लेगा। इस कौम की हालत तो ये है कि लोग अब 2 वक्त की रोटी के लिए भी परेशान हैं। जिस मुल्क के अंदर पेट्रोल 140 पे चला जाए, चीनी जो है वो 100 रुपए से ऊपर चली जाए, वो मजदूर के जो 500-700 दिहाड़ी लेता है, क्या वो अपने बच्चों का पेट पाल सकता है? इक़्तिदार में आना है और उसके बाद वादे और दावे जो है उनको भूल जाना है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, टुडे डिजिटल के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान आमना उस्मान। नाजरीन, जमात इस्लामी हमेशा से एक ऐसी जमात रही है कि जिन्होंने एक बेहतरीन अपोजिशन का किरदार अदा किया है। हालिया महंगाई के ख़िलाफ़ भी जब भी कोई हुकूमत की जानिब से गलत इक़दाम किए जाते हैं, जमात इस्लामी बोलने वालों में सबसे आगे आगे रहती है। आज मैं एक ऐसी जगह पर मौजूद हूँ जहाँ पर जमात इस्लामी की जानिब से हालिया महंगाई के ख़िलाफ़ एक धरना दिया गया है। ये धरना जो है ये रात भर जारी रहेगा, बल्कि पता नहीं कब तक जारी रहेगा, लेकिन इसके अंदर जो है यहाँ शुरका की और लोगों की और कारकुनों की एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो शामिल हो रही है, और यके बाद दीगरे काफ़िले जो है वो इनको ज्वाइन करते जा रहे हैं। यहाँ पे खाने की बहुत सारी चीज़ों का इंतज़ाम भी है कि जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं उनको किसी भी किस्म की तकलीफ़ का सामना ना करना पड़े। मेरे साथ इस वक्त उनके बहुत सारे कायदीन मौजूद हैं, उनके जानिब चलते हैं, उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि वो इस हालिया महंगाई से मुतालिक क्या कहते हैं। मेरे साथ इस वक्त डिप्टी सेक्रेटरी लाहौर जमात इस्लामी अहमद सलमान बलोच साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है और अगर देखा जाए तो पेट्रोल की कीमत में वक्त गुजरने के साथ साथ 70%, डीजल की 80% के करीब इजाफा हो गया, क्या कहना चाहिए? जी बहुत शुक्रिया, मैं आपका मशकूर हूँ कि आज आप अवामी धरने के अंदर यहाँ पर मौजूद हैं। अभी आपने यहाँ पर लोगों के ऊपर से चेहरों के ऊपर एहसासात भी जज्बात भी देखे होंगे कि लोग महंगाई से तंग हैं। हम पिछले कई दिनों से जब यहाँ पर इस चौक के अंदर लोगों को दावत दे रहे थे कि हम महंगाई और महंगे पेट्रोल के ऊपर धरना देने जा रहे हैं, तो आप यहाँ पर जो है कि तशरीफ़ लाएँ। हमें नज़र आ रहा है कि जिनको दावत दी कि वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड करने के लिए यहाँ पर मौजूद है। और मुझे ये भी याद है कि जब मैं उनसे बात करता था तो मैं उनको कहता था कि ये महंगे हुक्मरान हैं और महंगे हुक्मरानों ने महंगाई कर दी है, तो कहते नहीं बलोच साहब ऐसी बात नहीं है, ये सस्ते हुक्मरान हैं, सस्ते हुक्मरानों ने महंगाई कर दी है। कि हमेशा बंदा अच्छी चीज़ जो है कि वो महंगी ख़रीदता, सस्ती चीज़ कभी नहीं ख़रीदता। कि इनको आवाम का दर्द नहीं है कि अभी रबीउल अव्वल गुज़रा, मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिनों में आप देखते हैं कि लोग बड़ी तादाद में जहाँ पे घरों को भी सजाते हैं, बाहर जो है कि वो अपना पहाड़ियाँ भी बनाते हैं और ख़ूबसूरत अंदाज से जो है गलियों को सजाते हैं। ये मैंने पहली दफ़ा ये देखा है कि यहाँ पे लोगों ने इस दफ़ा जो पहाड़ियाँ बनाई कि उसके ऊपर लिखा हुआ था आखिरी आरामगाह, और इन सारे वज़ीरों की जो है कि वो कब्रें बनाई हुई थी और ये लिखा हुआ था कि कब्र जो में सुकून है। कि यही वज़ीर आज़म साहब जो बात करते थे वो लोग अपने एहसासात इनको दिखा रहे थे कि ये मैंने आज तक ऐसा नहीं देखा। कि अब लोग जो है ना कि वो ये समझना शुरू हो गए हैं कि हमने तो ये सुना था कि क़यामत से पहले दज्जाल आएगा, पर वो कहते हैं कि दज्जाल से पहले एक ऐसा ज़ालिम वज़ीर आज़म भी आएगा कि जो हमारे हकूक़ जो है कि वो छीन लेगा। क्या आम आदमी पूछता है कि वो 40 रुपये का पेट्रोल कहाँ है कि जिसके आपने हमें 126 दिन भाषण दिए कि वो आम आदमी को मिलता नहीं है। आपके जब भी वज़ीर बैठते हैं वो यही बात करते हुए नज़र आते हैं कि हम जो है कि आने वाले दिनों के अंदर 6 महीने, 8 महीने, 4 हफ्ते के इसके अंदर मसाइल को जो है वो हल कर लेंगे, पर हकीकी मायनों में कि पाकिस्तान के मसाइल जो है कि वो हल होते हुए नज़र नहीं आते। कि हम शहर लाहौर में देखें कि डेंगू जो है इस कदर फैल गया हुआ है कि डेंगू लार्वा को तल्फ करने के लिए कुछ नहीं किया। कि जमात इस्लामी लाहौर ने अब जाग मेरे लाहौर जो मुहिम का आगाज़ किया था कि उस वक्त लोग हमसे पूछते थे ये आप कूड़ा जो है ये ख़ुद क्यों उठाना शुरू कर देते हैं। हम उस वक्त भी यही बात करते थे कि आने वाले दिनों के अंदर जो है कि डेंगू आ सकता है और उसके लार्वे को तल्फ करने के हवाले से कुछ नहीं होता, और हम रोज़ाना की बुनियाद पर एहतजाज भी इसी हवाले से करते थे। कि आज आप ये देखते हैं कि 250 का बेड का उस्मान बुज़दार साहब हस्पताल बना के समझते हैं कि मैंने कि पाकिस्तान को फ़तह कर लिया, पंजाब के लिए मैंने कामयाबी हासिल कर ली, पर ऐसा नहीं है। कि आपको नहीं लगता कि जिस तरह से इन्होंने एक्सपो सेंटर के अंदर और बाकी जगहों पर डेंगू के लिए इंतजामात किए हैं वो काफ़ी हैं?
آپ دیکھیں کہ ڈینگی کے لیے انتظامات جو ہیں کہ جب ہم نے کرونا کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ جماعت اسلامی نے ایک بڑے پیمانے پہ جب یہاں پر کام کر رہے تھے تو ہم نے اس کے اندر جو ہے کہ لوگوں کو دیکھا کہ ہمیں کرونا کے جو مریض نظر آتے تھے اس کے اندر یہ ہوتا تھا کہ خدا نہ خواستہ کسی کی طبیعت خراب ہوتی تھی تو اس کو ہسپتال جانا پڑتا تھا اور اس کو علاج کرنا پڑتا تھا، نہیں تو وہ گھر میں ہی کوارنٹائن 14 دن کرتا تھا، اس میں اللہ اس کو صحت دیتے تھے۔ پر اس کے جو ہم مریض دیکھتے ہیں کہ میں نے خود دیکھا کہ میرا 12 سال کا بھتیجا ہے کہ ہم اس کو سرکاری ہاسپٹل میں لے کر گئے کہ اس کا علاج ہو جائے، اس کا علاج نہ ہو سکا، اس کو پرائیویٹ ہاسپٹل میں جو ہے کہ روزانہ 8 سے 8,000 روپے کا کمرہ تھا کہ اس کو وہ کیا، اس کے بعد اس کو پلیٹلیٹس لگنا شروع ہوئے کہ 32,000 کی کٹ جو ہے کہ وہ لگتی تھی، اور ایک غریب آدمی کے جو بڑی مشکل سے گھر کا جو ہے کہ سلسلہ چلا رہا ہو کہ وہ کیسے ایک دن میں 32,000 کی کٹ لگائے گا، کہ یہ وہ انتظامات تھے کہ جو ان کو پہلے کرنے چاہیے تھے۔ کہ آپ یہ بھی دیکھیں اپنے ارد گرد دیکھیں کہ ہر دوسرا بندہ ہے کہ ہم سنتے ہیں کہ اس کے گھر کے اندر ڈینگی مریض ہے، کہ ڈینگی مریض کی علاج جو ہے کہ اس حوالے سے بھی ہے کہ پھل مہنگا اس کو استعمال کرنا پڑے گا، اسی طرح کہ مہنگا علاج جو ہے کہ اس کے ذریعے اس کو جو ہے کہ اس کو صحت مل سکتی ہے۔ ہم اسی حوالے سے جو آج کا جو ہمارا دھرنا ہے، احتجاج ہے، وہ اسی حوالے سے ہے کہ ہم عوام کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے حقیقی مسائل کا جو حل ہے وہ اسلامی نظام حکومت کے اندر ہے۔ یہ تب بھی ممکن ہے کہ جب ہم اسلامی پاکستان کے لیے، خوشحال پاکستان کے لیے کوشش کریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ سراج الحق صاحب نے اس تحریک کا آغاز کیا۔ آج یہاں پر ہم موجود ہیں، 31 کو آپ دیکھیں گے کہ اسلام آباد میں سراج الحق کی قیادت پر، اپیل پر بڑی تعداد میں نوجوان جو ہے کہ وہ ڈی چوک میں جائیں گے، کہ جہاں پہ انہوں نے پیٹرول مہنگا کر کے خان صاحب نے قوالیاں سنی، وہاں پہ ان کی قوالیاں کرنے ہم آ رہے ہیں۔ جی تو ناظرین، ابھی آپ احمد سلمان بلوچ کی گفتگو سن رہے تھے جس میں انہوں نے کہا کہ حکومت کی جانب سے ڈینگی کے لیے بھی کوئی پراپر جو ہے وہ انتظامات نہیں کیے گئے۔ میرے ساتھ اس وقت ذکر اللہ مجاہد صاحب موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، ان سے جانتے ہیں ان کا کیا موقف ہے۔ سر، کیا کہیں گے آپ، جو مہنگائی اتنی زیادہ ہو گئی ہے اور حکومت کا یہ کہنا ہے کہ وہ سبسڈی بھی دیں گے کچھ چیزوں میں، آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، اس قوم کی حالت تو یہ ہے کہ لوگ اب 2 وقت کی روٹی کے لیے بھی پریشان ہیں۔ جس ملک کے اندر پیٹرول 140 پہ چلا جائے، چینی جو ہے وہ 100 روپے سے اوپر چلی جائے، جس ملک کے اندر مرغی کا جو مرغی ہے اس کا گوشت وہ 300 سے بھی اوپر چلا جائے، تو مجھے بتائیں کہ وہ مزدور کے جو بیچارہ 500-700 دہاڑی لیتا ہے، کیا وہ اپنے بچوں کا پیٹ پال سکتا ہے؟ وہ بجلی کے یہ مہنگے بل دے سکتا ہے؟ وہ بیچارہ پیٹرول اپنی موٹر سائیکل میں ڈلوا سکتا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہ ملک جو ہے اس کو تو جو مافیاز ہیں ان کی جنت بنا دیا گیا ہے۔ اس کے اندر حکمرانوں کے دائیں بائیں مافیاز ہیں۔ چینی مافیا ہے، اس ملک کے اندر گنا پیدا ہوتا ہے اور 30 روپے والی چینی 100 روپے پہ پہنچ جاتی ہے۔ ابھی چلو پیٹرول کا تو آپ جواز پیش کرتے ہیں کہ ہم امپورٹ کرتے ہیں، عالمی منڈی میں قیمت بڑی ہے، تو بھئی جو گنا ہے وہ تو پاکستان کی اپنی پیداوار ہے، پیٹرول کی جواز بنتا ہے کوئی، چلو ہم اس کو مان لیتے ہیں۔ اسی طرح سے گندم ہے، وہ 30 روپے والی گندم 80 روپے پہ چلی گئی ہے، اور یہ دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ بمپر کراپ ہوئی ہے جی پاکستان کے اندر۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ دراصل مافیاز ہیں جو اپنا پرافٹ بنانے کے لیے قیمتیں بڑھاتے ہیں اور اربوں خربوں روپے کماتے ہیں۔ تو جب یہ طرز سیاست ہوگا، یہ حکمرانوں کے دل کے اندر اپنے عوام کی محبت اور رحم دلی کا جذبہ ہوگا، تو میری بہن پھر اس کے اندر تو یہی ہوگا کہ لوگ روئیں گے، پیٹیں گے، اور اس ملک کے حکمران جو ہیں وہ عیاشیاں کریں گے، ان کے محلات بڑھیں گے، وہ پاکستان کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کے اندر بھی اپنا کاروبار اور اپنا بینک بیلنس اور اپنے فلیٹس بنائیں گے۔ تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قوم کو یہ چہرے پہچاننے چاہیے۔ 74 سال میں اس تینوں پارٹیوں نے اس ملک کو لوٹا ہے، وہ پیپلز پارٹی ہو، وہ مسلم لیگ نون ہو، اور اب پی ٹی آئی سرکار ہو۔ یہ وہی 300-400 لوگ ہیں، خاندان ہیں، کہ جو پارٹیاں بدل کر جب اقتدار میں چانس بنتا ہے کہ پیپلز پارٹی آنے والی ہے، یہ چھلانگ لگا کے شاہ محمود قریشی صاحب یہ پیپلز پارٹی میں ہوتے ہیں۔ جب انہیں پتہ چلتا ہے کہ کاف لیگ اقتدار میں آ رہی ہے تو شاہ محمود قریشی صاحب کاف لیگ میں چلے جاتے ہیں، اور پھر جب انہیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ پی ٹی آئی آنے والی ہے تو وہی شاہ محمود قریشی جو ہیں وہ پی ٹی آئی میں آ جاتے ہیں۔ تو یہ میں نے ایک نام لیا ہے مثال کے طور پہ، یہ سارے چہرے ایسے ہیں۔ کیا کہنا چاہیں گے آپ، کہ حکومت جو ہے وہ خود بری ہے یا ان کے انڈر جو لوگ ہیں وہ نااہل ہیں؟ نہیں، دیکھیں تو حکومت کا تو ساری کارکردگی سامنے ہے۔ خان صاحب یہ کہتے تھے کہ جب پیٹرول بڑھتا ہے تو آپ سمجھیں کہ وزیر اعظم چور ہے، یہ کہتے تھے نا، آپ نے بھی سنا ہوگا۔ چلیں، میں انہی کا کال ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، ہمارے وزیر اعظم ہیں، ہم تو ان کا احترام ہی کریں گے۔ بہرحال اگر ایک اپوزیشن لیڈر
जो जब अपोजिशन में हो तो वो कौम से वादा करे कि मैं आऊँगा तो पेट्रोल कम करूँगा, वो कौम से वादा करे कि मैं आऊँगा तो बिजली की कीमतें कम करूँगा, बल्कि बिजली के बिलों को वो जलाए जब वो अपोजिशन में हो, और जब वो इक़्तिदार में आ जाए और मैं या आप जैसा कोई एंकर जो है वो उनसे सवाल करे कि आपने तो ये वादा किया था, तो वो कहेंगे कि भाई यू टर्न लेना तो हर बड़े लीडर की खुसूसियत है। तो जब आप झूठ की सियासत करें, जब आप लोगों को धोखा देने की सियासत करें, जब आपका मोटिव ही ये हो कि हमने झूठ बोल के कौम को सबज बाग दिखा के इक़्तिदार में आना है और उसके बाद वादे और दावे जो हैं उनको भूल जाना है, तो फिर कौम की हालत यही होगी। अगर खासा मुखलस होते ये सादा तर्ज ज़िंदगी इख्तियार करते, अगर ये मुखलस होते ये चोरों को अपनी हुकूमत में ना लेते, अगर खासा मुखलस होते इस मुल्क के साथ और लोगों के साथ, तो ये IMF के सामने जाके इस तरह से लंबे ना लेटते कि अपने मालियाती इदारे भी इन्होंने IMF पे हवाले कर दिए हैं। की वजह से महंगाई बहुत ज़्यादा है। अरे ज़ाहिर है आपका टैरिफ IMF और वर्ल्ड बैंक तय करे, बिजली की कीमतें वो तय करें, सुई गैस के जो प्राइस है वो तय करें, तो फिर मुझे बताएं कि खान साहब किस काम के लिए वज़ीर आज़म बने हैं। इसलिए हम ये समझते हैं कि ये अगर चोर नहीं है तो ये नाअहल ज़रूर है। हमें ना चोरों की ज़रूरत है ना नाअहलों की ज़रूरत है, हमें इस मुल्क में ऐसी लीडरशिप की ज़रूरत है कि जो दयानतदार हो, जो सादा तर्ज ज़िंदगी इख्तियार करने वाली हो और इस मुल्क के लोगों से मुखलस हो। और मैं कौम को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि ऐसी क़यादत इस मुल्क में मौजूद है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। आपने पीपल्स पार्टी को आजमाया है, आपने नून लीग को आजमाया है, अब आप तब्दीली सरकार को भी भुगत रहे हैं। आप जमात इस्लामी को मौका दें। जमात इस्लामी वो पार्टी है कि जो इक़्तिदार में न होने के बावजूद अपनी खिदमत के ज़रिए से, कोरोना हो, ज़लज़ला हो, सैलाब हो, वो इस कौम की खिदमत करती है। तो अगर कौम हमारे ऊपर एतमाद करेगी, इक़्तिदार हमारे पास होगा, तो हम इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क को जन्नत का एक नमूना बनाने की पूरी सलाहियत रखते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त खालिद भट्ट साहब, जो कि अमीर भी हैं जनूबी लाहौर के। इनसे बात करते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये समझता हूँ कि आज 3.5 महीने हुए बजट पास हुआ है और 7 अरब डॉलर का हमारा तजारती खसारा हो गया। ये गरीब मुल्क है, इसके सेब न्यूजीलैंड से आ रहे हैं, इसके बादाम अमेरिका से आ रहे हैं, इसका मक्खन फ्रांस से आ रहा है। ये हमारे लिए और आपके लिए तो नहीं आ रहा ना। अब ये लग्जोरियस आइटम्स की इंपोर्ट जब तक ये बंद नहीं करते, एक्सपोर्ट को इन्हांस नहीं करते, इसकी इन्फ्लेशन को नहीं रोकते, डॉलर को काबू में नहीं करते। अब डॉलर को काबू क्यों नहीं ये कर पा रहे? इसलिए कि ओपन मार्केट से ये डॉलर सारा डेफिसिट से बचने के लिए इमिग्रांट्स इन पर एतबार नहीं कर रहे। जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं वो इनकी आदतों हरकतों की वजह से वो इन पर एतबार नहीं कर रहे, वो पैसा नहीं भेज रहे। अगर वो पैसा भेजते तो ये हालत ना होती। अब डिफ़ॉल्ट से डरने के लिए ओपन मार्केट से ये खुद सारा डॉलर खरीद रहे। मैं समझता हूँ ये ज़री मुल्क है और गंदम में मोहताज है, ज़री मुल्क है, चीनी में मोहताज है, बदनसीबी है। बेसिकली माफियाज की वजह से वही पूल है ऊपर के बदमाशों का क्लब है, जो काफली में हो, वो पीपल्स पार्टी में हो, वो नून लीग में हो, वो PTI में हो। चीनी के लिए सब पूल करते हैं। एक साल में एक मिल इन्हांस की है, एक साल में एक मिल बढ़ाई है। इसी तरह मिल के गंदम खा जाएंगे, इसी तरह सारा कुछ दालें जो भी है, जितनी अजनास है। TDCP जो गवर्नमेंट की सप्लाईज का इदारा है उस पर भी इनका कब्ज़ा है, इंपोर्ट पर इनका कब्ज़ा है। अब जाहिर है जब तक हम अपनी सियासी मसलते मफादा और बदतरीन कैबिनेट देखिए, 60 मेंबरान पर मुश्तमिल जिस मुल्क की कैबिनेट, भूखा मुल्क, गरीब मुल्क है, 60 वज़रा सूबे में हों, 60 वज़रा सेंटर में हों, तो ये सादगी के बगैर ये मुल्क नहीं बच सकता। अभी जुमा 8 दिन हुए तालिबान आए हैं, सारा लोग उनको मतून करार दे रहा है। वो शख्सी आज़ादियों की बात करते हैं, उन्होंने कहा 40% कीमतें नीचे करो, जो नहीं करेंगे हम नहीं छोड़ेंगे। अब ये क्यों नहीं कर सकते? इनकी गवर्नेंस का ये हाल इनको पता ही नहीं है। ये फ़ज़ा में मुअल्लक़, हालांकि कहते हैं कि रियासत मदीना है, ये तो उससे ज़्यादा भोंडी को हरकत नहीं हो सकती। कितनी आली शान जो हमारा हेरिटेज है उसको गहना रहे हैं। रियासत मदीना में इस पिछले साल के बजट में इन्होंने 11 अरब रुपया मुख्तस किया कि हम 500 सिनेमे बनाएंगे, 500 सिनेमे बनाएंगे। ये रियासत मदीना की तरफ सफ़र है। इस्लामाबाद जाने के लिए मुल्तान की बस पर बैठेंगे तो ये रियासत मदीना का सफ़र तो तय नहीं होगा। आज के आपके धरने की क्या स्ट्रेटजी है और आपके आगे के भी क्या लाएअमल है? देखिए ये नुक्ता आगाज़ है,
अभी हमने जनूबी लाहौर के तहत आज हमने ये किया है जो लाहौर का 5वां हिस्सा है। इसके बाद हम पूरे लाहौर में इसको फैलाएंगे, फिर इसको सूबे में लेके जाएंगे और ग्रेजुअली मरहलावार इसको पूरे मुल्क में फैलाएंगे। इसके बगैर चारा नहीं है। मैं और आप मुतासर हो रहे हैं इन लोगों को जिनका खाना मुफ्त का सरकारी ख़जाने से आता है। करप्ट अफसरान अब ये सब्सिडाइज जो बातें कर रहे हैं सारा वो अफसर कहा जाते हैं। खरब रुपए 12-20 खरब रुपया कोरोना के नाम पर ड्रॉ किया है। मुझे बताएं ये इन्होंने कंट्रोल किया हुआ है। इतनी गवर्नेंस है, इतनी बैड गवर्नेंस है, जितना पैसा है वो मैक्सिमम अफसरान के साथ ये सारे हुक्मरान मिलके खा रहे हैं। अवाम के ऊपर ये बोझ सारा शिफ्ट हो रहा है। जितनी ये करप्शन करेंगे, जितनी ये ख़यानत करेंगे, ये सारा बोझ अवाम के ऊपर शिफ्ट हो रहा है। हम अपनी अवाम को अवेयर करने के लिए सारा कुछ कर रहे हैं। जमात इस्लामी की हमेशा रवायत रही है कि वो अपने आने वाले कारकुनों का बड़ा ध्यान रखते हैं और इस बारिश में भी आप सब लोग खाने का इतना अच्छा इंतज़ाम कर रहे हैं, क्या कहेंगे इसके लिए? ये हस्ब रवायत जो है, जो मेहमान नवाजी है, वो तो ज़रूरी थी क्योंकि दूर दूर से मेहमान आए हैं और उनके लिए जो है वो चाहे बारिश हो रही है लेकिन हम मुस्तैद हैं और उनकी खिदमत के लिए उनको चाय भी पेश कर रहे हैं और खाना भी उनके लिए तैयार है बारिश के बावजूद। जी तो नाजरीन, आप जानते हैं कि जमात इस्लामी की जानिब से हमेशा बहुत मेहमान नवाजी का सलूक किया जाता है और इनकी हमेशा से ये रिवायत रही है कि इनके जलसे जो होते हैं वो बहुत मुनज़्ज़म होते हैं। बावजूद बहुत तेज़ बारिश हो रही है लेकिन उसके बावजूद पकवान बनने का सिलसिला जो है वो उसी तरह जारी और सारी है और इतनी महंगाई के दौर में भी वो चने वाले चावल और बाकायदा तौर पे कश्मीरी चाय अपने कारकुनों के लिए इंतज़ाम कर रहे हैं। अगले अमल का उन्होंने ये ऐलान किया है कि इस धरने को 31 अक्टूबर को जमात इस्लामी की जानिब से एक लॉन्ग मार्च का ऐलान किया जा रहा है जिसके अंदर इस्लामाबाद जाकर ये पूछा जाएगा इमरान खान साहब से कि वो जो 1 करोड़ नौकरियों का आपने वादा किया था उनके लिए आप क्या कहते हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपनी होस्ट आमना उस्मान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।